हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी प्रसाद। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अभी पिछले दिनों आपने फिजिक्स में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम को दिया, जिसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछे गए। और इसके पहले पिछले सालों में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिजिक्स संबंधित पूछे गए, उन क्वेश्चनों को हमने आपको दिया और उन क्वेश्चनों से निश्चित रूप से आपको लाभ हुआ। तो आज हम 2022 में पूछे गए जो भी फिजिक्स से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको लेकर के आए हैं, जिसमें आप हमारे इस सॉल्यूशन से जो भी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए होंगे उसको चेक करके अपने स्थिति का आकलन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से पूछे गए थे और उसका आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि बराबर द्रव्यमान के दो गोले ए एवं बी को क्रमशः प्लस क्यू चार्ज एवं माइनस क्यू चार्ज दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्रमशः एम ए एवं एम बी हो तो एम ए एवं एम बी में संबंध होगा। आपसे पूछा गया है कि दो गोले हैं ए एवं बी और इनको प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज दिए गए। इसका द्रव्यमान एम ए हो गया है और इसका द्रव्यमान एम बी हो गया है चार्ज देने के बाद, आवेशन के बाद। तो आपसे पूछा गया कि एम ए ज़्यादा होगा, एम बी ज़्यादा होगा, एम ए एम बी दोनों बराबर होगा। इस तरह के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु को यदि प्लस चार्ज दिया जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इस ए में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और बी में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, क्योंकि बी को माइनस चार्ज दिया गया है। तो अगर बी में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो वो अपने मास को लेकर के जुड़ेगा। अगर पहले दोनों का द्रव्यमान बराबर है तो माइनस चार्ज देने के कारण इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है और इलेक्ट्रॉन के आने के कारण इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी आ रहा है, यानी बी के द्रव्यमान में वृद्धि होगी। और ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके द्रव्यमान में कमी होगी। तो एम ए जो हो जाएगा वो एम बी से छोटा हो जाएगा। ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन आपका तीसरा सही है, एम ए इज लेस देन एम बी। तो ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है। आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। तो ये क्रांतिक कोण से संबंधित सवाल है, जिसमें आप जानते हैं कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका दूसरा सही है कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। ये दूसरा सवाल रहा ऑब्जेक्टिव में। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है कि हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में प्राप्त पाश्चन श्रेणी के वर्ण रेखाओं का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तो आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़े होंगे, जिसमें लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज होता है। जिसमें पाश्चन सीरीज के लिए तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल टू r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर n2 की जगह अगर इन्फिनिटी रख दी, n2 की जगह क्या हो जाए, इन्फिनिटी रख दिया जाए, तो यहाँ पर पाश्चन श्रेणी में न्यूनतम तरंगदैर्ध्य प्राप्त होगा। तो यहाँ से 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा, r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0। तो क्या हो गया, 1/λ इक्वल टू r/9। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/r। यानी पाश्चन सीरीज में न्यूनतम तरंगदैर्ध्य की रेखा प्राप्त होगी और उसका तरंगदैर्ध्य हो गया लैम्डा इक्वल टू 9/r। तो ये ऑप्शन आपका पहला सही है इसमें। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किसी धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण का तरंगदैर्ध्य क्या होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से यह सवाल है। इसमें आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आइंस्टीन इक्वेशन लगाएंगे और उससे आप आंसर को निकालेंगे। तो आइंस्टीन इक्वेशन होता है कि फोटॉन
की ऊर्जा एच म्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये होता है आइंस्टीन इक्वेशन। और यहाँ पर कार्य फलन दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फाई की जगह क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी क्या है 0 है, शून्य गतिज ऊर्जा है, यानी 0 इक्वल टू क्या हो गया एच म्यू। और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा एच म्यू को लिखेंगे एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि हमको लैम्डा चाहिए, इक्वल टू 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया ये। और यहाँ से आपके सामने लैम्डा इक्वल टू होगा एच सी अपॉन 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और यहाँ से h का मान रखेंगे 6.6 इंटू 10⁻34, c का मान रखेंगे 3 इंटू 10⁸ अपॉन 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। और इसको जब आप हल करेंगे तो आएगा आपका 3108 एंगस्ट्रॉम। ये इसको आप हल करेंगे तो पहले मीटर में आएगा और उसको आप एंगस्ट्रॉम बदलेंगे तो ये आंसर आपका आएगा 3108 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चौथा सवाल रहा। आइए पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः ई एवं बी है, तरंग के संचरण की दिशा प्रदर्शित कीजिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का ये सवाल है जिसमें आप जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा जो होती है वो ई तथा बी दोनों की दिशा के परपेंडिकुलर होती है। तो ऐसी स्थिति में ई और बी दोनों की दिशा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर प्रोपेगेशन है, संचरण है, तो संचरण की दिशा क्या होती है, वो होती है ई क्रॉस बी की दिशा, क्योंकि ई क्रॉस बी की दिशा जो होती है वो ई और बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है और दोनों के परपेंडिकुलर दिशा में ही वेव चलती है। तो इस तरह से वेव के संचरण की दिशा ई क्रॉस बी के अनुदिश होगी, जो कि आपका चौथा ऑप्शन सही है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अंतिम क्वेश्चन है कि आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर v वेग से गति कर रहा है, आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो यह लॉरेंज बल से संबंधित क्वेश्चन है जिसमें लॉरेंज बल F इक्वल टू होता है Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा। यहाँ थीटा जो होता है वो वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि B के समानांतर v वेग से गतिशील है, यानी B और V के बीच 0 डिग्री का कोण है। समानांतर का मतलब 0 डिग्री। ऐसी स्थिति में अगर साइन थीटा की जगह 0 कर देंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप जानेंगे कि लॉरेंज बल F क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इस आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका तीसरा सही है। तो ये पहला क्वेश्चन रहा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपने देखा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल सवाल है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की समानांतर किरण पुंज 3 इंटू 10⁻⁶ मीटर चौड़े झिर्री पर लंबवत आपतित हो रही है। प्राप्त विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये डिफ्रैक्शन विवर्तन का सवाल है जिसमें केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई आपसे पूछी गई है। तो जो कोणीय चौड़ाई का फार्मूला होता है वो होता है थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी का 2 गुना। ये लैम्डा क्या है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य है और डी स्लिट की चौड़ाई है। तो आपके सवाल में स्लिट की चौड़ाई दी गई है और तरंगदैर्घ्य दिया गया है। तो आपको थीटा इक्वल टू निकालना है। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा का मान है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको आप मीटर में बदलेंगे 10⁻10 से गुणा करके। और स्लिट की चौड़ाई आपके सामने है 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ से ये 2 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 2000। तो हो जाएगा थीटा इक्वल टू 2 2 जा 4 इंटू 10⁻7 अपॉन 10⁻6। और इसको हल करेंगे तो आपका 0.4 रेडियन ये आंसर बन के आएगा। यानी
केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई जो होगी वो 0.4 रेडियन होगी। सवाल है कि दिए गए परिपथ में D1 एवं D2 आदर्श डायोड है, 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक सर्किट दिया गया है जिसमें एक सेल लगा हुआ है और इस सेल से एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इस तरह से एक डायोड ये जुड़ा हुआ है और दूसरा डायोड इस तरह से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और है, इस रेजिस्टेंस का मान है 3 ओम और इसका मान है 5 ओम। इस सेल का विद्युत वाहक बल है 12 वोल्ट। आपसे पूछा गया है कि इस 3 ओम में कितनी धारा बहेगी, तो यहाँ पर ये D1 है और ये D2 है। इसमें आपको देखना है कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है और कौन सा रिवर्स बायस में है। तो जब इस प्लस से जोड़ते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस में आता है और इस प्लस को इस माइनस से जोड़ते हैं तो ये रिवर्स बायस में आता है। तो D1 क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गया, और D2 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। और आप जानते हैं कि जब डायोड रिवर्स बायस में जुड़ा होता है तो उसमें कोई भी करंट नहीं चलता है, तो इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं होगा, यानी ये ब्रांच बेकार में हो गया। अब ये ब्रांच जब बेकार में हो गया तो आपके सामने ये सर्किट बनी, और इस सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम प्लस 3 ओम बराबर कितना हो गया, 8 ओम। टोटल रेजिस्टेंस हो गया 8 ओम और ई का मान है 12 वोल्ट। तो आपके सामने धारा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई आर, और ई का मान है 12 वोल्ट और आर का मान है 8 वोल्ट, तो ये हो गया 1.5 एम्पियर धारा भाई। और 1.5 एम्पियर यही धारा 5 ओम के प्रतिरोध में भी होगी और 3 ओम के भी प्रतिरोध में होगी। तो ये आपका आंसर हो गया कि 3 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान 1.5 एम्पियर है। तो ये आपका दूसरे सवाल में दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहा। अब आइए तीसरे सवाल में देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है। तीसरे सवाल में देखते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। तो ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है और इसी में न्यूमेरिकल जोड़ के आया है कि 10 हेनरी प्रेरकत्व तथा 10 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली 15 वोल्ट के बैटरी से जुड़ी हुई है। यदि परिपथ की कुंजी को दबाने पर 0.1 सेकेंड का समय लगता है तब कुंडली में प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक कुंडली है, इस कुंडली में किसी सेल के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है और इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व 10 हेनरी है और रेजिस्टेंस 10 ओम है, R बराबर 10 ओम, और ये L है। और आपसे पूछा गया है कि यदि इस परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा प्रवाहित हो रही है तो ऐसी स्थिति में कुंडली में विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो पहले तो आप धारा I का मान निकालेंगे तो I का मान होगा E/R, और सेल का विद्युत वाहक बल 15 वोल्ट है, तो E का मान हो गया 15 और R का मान हो गया 10, तो ये हो गया 1.5 एम्पियर, ये धारा का मान हो गया। और प्रेरित विद्युत वाहक बल आप E इक्वल टू लिखते हैं -L/dI/dt। तो L का मान आपके सामने है -10 इंटू DI, ये I ही DI होगा। क्यों? क्योंकि शुरू में जब ये स्विच ऑफ था तो ऐसी स्थिति में करंट 0 था और बाद में करंट कितना हो गया, 1.5 एम्पियर हो गया। तो ऐसी स्थिति में DI का मान हो गया 1.5 माइनस 0/dt। ये 0.1 सेकेंड में करंट पूरा 1.5 एम्पियर हो रहा है, तो 0.1 कर लेते हैं। तो E इक्वल टू क्या हो गया, -10 गुणे 1.5 बटा 0.1, या इसी कह लेंगे 10 गुणे 15 बराबर 150 वोल्ट। ये माइनस चिन्ह बताता है कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इस प्रवाहित धारा का क्या करता है, विरोध करता है। तो माइनस चिन्ह का केवल इतना ही मतलब होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो 150 वोल्ट उत्पन्न हुआ है वो इस बढ़ते हुए धारा का क्या करता है, विरोध करता है। तो ये हमारा हो गया तीसरे क्वेश्चन में पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आइए दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एक समान 2 वृत्तीय पास चित्रानुसार व्यवस्थित है। दोनों पास में प्रवाहित धारा एवं उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 वृत्तीय पास है, एक वृत्तीय पास ये है
और यहाँ से R दूरी पर एक पॉइंट O है और इस पास की त्रिज्या A है और ये दूरी क्या है, R है। दूसरा पास इस तरह से यहाँ पर है, इसकी भी त्रिज्या A है और यहाँ से दूरी भी R है। तो इस बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या होगी और उसका परिमाण क्या होगा। तो किसी सर्कुलर लूप के द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है B = μ0/2 इंटू I a² प्लस x² के पावर 3/2। तो इस सवाल में x की जगह क्या है, R है और a अपनी जगह है और धारा का मान I है। तो पहले लूप के लिए, इस लूप के लिए यहाँ पर b का मान अगर देखें तो हम लिखेंगे B1 = μ0/2 इंटू IA² प्लस R² के पावर 3/2। यक्त की जगह क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहाँ पर B1 का मान होगा ये और उसकी दिशा जो होगी इस लूप के केंद्र से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही B1 की दिशा होगी। तो ये हो गया B1। बिल्कुल इसी तरह से A का मान भी वही है और इस लूप से इस पॉइंट O की दूरी भी वही है। तो ऐसी स्थिति में B2 का मान जो होगा वो होगा B2 = बिल्कुल वही μ0/2 इंटू IA² प्लस R² के पावर 3/2 B2। लेकिन B2 की जो दिशा होगी इस लूप के केंद्र से इस बिंदु O को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, इस तरह से। तो ये हो गया B2। अब B1 और B2 दोनों बराबर है, सिंस B1 बराबर B2 बराबर मान लेते हैं B। तो ऐसी स्थिति में दोनों का मान बराबर है और दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परिणामी क्या होगा, परिणामी B = या परिणामी B' = क्या लिखेंगे, B² प्लस B² अंडर रूट में। और ये क्या हो जाएगा, B' = B√2 परिणामी हो गया। और B का मान है μ0/2 इंटू IA² प्लस R² के पावर 3/2 और ये इंटू क्या हो जाएगा, √2। और √2 इस 2 से कटेगा कुछ तो क्या हो जाएगा, μ0/√2 इंटू IA² प्लस R² के पावर 3/2। ये तो परिणामी हो गया B' और परिणामी B' चूँकि दोनों B1 और B2 बराबर है तो B' जो होगा वो इसके मध्य से होकर के गुजरेगा 45 डिग्री पर। ये हो गया B। और वैसे भी आप निकाल सकते हैं B की दिशा। तो मान लेते हैं कि ये B की दिशा इस B1 से थीटा एंगल पर है तो क्या लिखेंगे, cos θ = B1 और बटे B और B1 बटे B करेंगे तो आ जाएगा 1/√2 और ये हो गया इम्प्लाई दैट θ = 45 डिग्री। तो B1 के साथ 45 डिग्री पर B रहेगा और चूंकि दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है तो B2 से भी वहीं 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरह से ये B परिणामी जो होगा उसकी, इस तरह से B का परिणामी मान जो होगा वो हो जाएगा μ0/√2 इंटू IA² प्लस R² पावर 3/2 और दिशा जो होगी वो B1 एवं B2 से क्या होगी, 45 डिग्री होगी। तो ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक परिपथ दिया गया है जिसमें 5 संधारित्र जुड़े हुए हैं और कुछ इस तरह से। तो इसमें ये आपको सर्किट दिया गया है जिसमें 1 2 3 4 5 संधारित्र जुड़े हुए हैं और इस संधारित्र को आप देखें तो सब का धारिता जो है एक समान है, 4 माइक्रोफैरड। A और B के बीच इस तरह से एक 15 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी लगा दी गई है। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि संधारित्रों पर आवेश का मान क्या होगा। तो पहले हम इसको अगर संशोधित करें तो कुछ ये व्हीटस्टोन ब्रिज के रूप में बनेगा। इस तरह से ये 5 संधारित्र व्हीटस्टोन ब्रिज के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब का मान 4 माइक्रोफैरड, जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है।
तो ऐसी स्थिति में यदि हम इसको P कहें, इसको Q कहें, इसको R कहें, इसको S कहें, तो सबका मान बराबर है, तो P/Q इक्वल टू R/S हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में है, और जब संतुलन की अवस्था में है तो ये मध्य वाला जो कैपेसिटर है वो निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 4 कैपेसिटर हैं, 2 कैपेसिटर सीरीज में और ये 2 कैपेसिटर सीरीज में, और ये दोनों एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इस प्रकार के व्हीटस्टोन ब्रिज का जो समतुल्य धारिता होती है वो किसी एक धारिता के बराबर होती है। तो किसी एक धारिता का मान 4 माइक्रोफैरड है, तो C जो इक्विवेलेंट धारिता होगी वो भी होगी 4 माइक्रोफैरड। तो 4 माइक्रोफैरड इक्विवेलेंट धारिता हो गई। अब इस सेल जिसका विद्युत वाहक बल 15 वोल्ट है, इससे जब करंट चलेगी तो पूरे सर्किट में आवेश जो होगा वो होगा Q इक्वल टू C इंटू V। अब इन चारों की जगह पर एक संधारित्र रखा जा सकता है जिसकी धारिता 4 माइक्रोफैरड है। तो अब यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C का मान है 4 × 10⁻⁻6 फैरड इंटू 15 वोल्ट, और ये क्या हो जाएगा 60 × 10⁻6 कूलम। ये धारिता हो गई। अब यहाँ से जो 60 × 10⁻6 कूलम चलेगा, यहाँ पर दोनों ब्रांच में बराबर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 × 10⁻6 और यहाँ पर भी हो जाएगा 30 × 10⁻6। तो जितना आवेश इस संधारित्र पर होगा उतना ही आवेश इससे जुड़े हुए श्रेणी क्रम में दूसरे संधारित्र पर होगा। तो इस पर भी 30 × 10⁻6, इस पर भी 30 × 10⁻6, इस पर भी 30 × 10⁻6 और इस पर भी 30 × 10⁻6 कूलम का आवेश होगा। यानी प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश होगा वो 30 × 10⁻6 कूलम के बराबर होगा। तो ये आपका सवाल है जिसका आंसर प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों पर आवेश 30 × 10⁻6 कूलम होगा। और इसी चौथे सवाल में दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये चौथे का घ। इसमें देखेंगे आप कि न्यूमेरिकल सवाल के रूप में दिया है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका एवं अभिदृश्यक की फोकस दूरियां क्रमशः 6.25 एवं 2 सेंटीमीटर है। नेत्रिका की फोकस दूरी जिसको आप FE से लिखते हैं वो है 6.25 सेंटीमीटर, और अभिदृश्यक की फोकस दूरी जिसको आप FO से लिखते हैं वो है 2 सेंटीमीटर। और दोनों के बीच की दूरी D इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर। और अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी क्या हो ताकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी UO आपसे पूछी गई है, और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, यानी VE इक्वल टू क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो इसमें हम थोड़ा सा फिगर बनाते हैं। ये हो गया अभिदृश्यक और ये हो गया नेत्रिका। और जब इस नेत्रिका से अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इसका मतलब कि यहाँ पर वस्तु होगी जो इस नेत्रिका के फोकस पर होगी, यानी FE पर वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर इस तरह से बनेगा। तो यहाँ से इस नेत्रिका की दूरी फोकस दूरी के बराबर होगी, और जिसका मान है 6.25 सेंटीमीटर। तो ये दूरी 6.25 सेंटीमीटर हो गई, और दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या है, 15 है। तो ये दूरी कितनी होगी उसको आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दूरी जो मानी जाएगी वो VO होगी, और VO इक्वल टू हो जाएगा 15 पूरी दूरी है उसमें से माइनस 6.25 निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 8.75 सेंटीमीटर। ये दूरी हो गई, और इसको आप लिखते हैं VO आपके सामने आ गया 8.75, और FO दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो आपको UO निकालना है, तो आप फार्मूला लगाइए 1/FO इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। 1/FO का मतलब 1/2 इक्वल टू 1/VO का मतलब 1/8.75 माइनस 1/UO। और वहीं UO आपसे पूछा गया है 1/UO इक्वल टू 1/8.75 माइनस 1/2। तो 1/UO इक्वल टू आएगा -27/70,
और यहाँ से UO इक्वल टू हो जाएगा -70/27 और इसको लिखेंगे -2.6 सेंटीमीटर। तो ये आंसर बन के आएगा कि इस अभिदृश्यक से 2.6 सेंटीमीटर सामने अगर हम वस्तु को रखें तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन्फिनिटिव बनेगा। तो ये चौथे सवाल का दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहा। आइए तीसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। चौथे सवाल में इसमें आपसे पूछा गया है कि द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, बंधन ऊर्जा एवं द्रव्यमान क्षति में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये थ्योरेटिकल सवाल है। आगे पूछ दिया गया है कि हीलियम 2He4 नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 0.0304 AMU है, तो इस नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होगी। तो द्रव्यमान क्षति दिया हुआ है 2He4 का और उसका मान है 0.0304 AMU और आपसे पूछा गया है, इसको हम डेल्टा M लिखते हैं और आपसे पूछा गया है कि बंधन ऊर्जा E इक्वल टू, तो E इक्वल टू आप निकालने के लिए क्या करते हैं, यदि द्रव्यमान क्षति AMU में दिया है तो उसमें 931 से गुणा कर देते हैं, वो हो जाता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या हो गया, E इक्वल टू 0.0304 इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर बन के आएगा। और इसको जब हल करेंगे तो होगा 28.30 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। ये हमारा चौथे क्वेश्चन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहा। आइए पांचवें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपका पांचवें क्वेश्चन का ग है। इसमें दिया है कि यदि तरंगदैर्घ्य 10 मीटर हो तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तरंगदैर्घ्य क्या दिया है 10 मीटर, तो आवृत्ति आपसे पूछा गया है। तो लैम्डा इक्वल टू 10 मीटर और आपसे आवृत्ति n पूछा गया है और ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होगा। तो v इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आप जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग में v इक्वल टू n लैम्डा होता है, तो v की जगह लिखेंगे 3 × 10⁸, n की जगह लिखेंगे n और लैम्डा की जगह लिखेंगे 10 मीटर। और यहाँ से क्या बन के आएगा आपका n इक्वल टू 3 × 10⁸/10 और यहाँ से हो जाएगा 3 × 10⁷ प्रति सेकंड, जो कि आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकंड होता है। तो आपका आंसर बनेगा 3 × 10⁷ प्रति सेकंड। तो ये पांचवें क्वेश्चन का पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहा। आइए दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु आंख से 150 सेमी दूर है। वह 25 सेमी दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है। किस प्रकार के कितने फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो दूरदृष्टि दोष से संबंधित यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है, तो निकट बिंदु जो होता है वहां पर रखी वस्तु को वो व्यक्ति देख सकता है। तो जहां पर रखी वस्तु को व्यक्ति देख सकता है वो लेंस के लिए v का मान होता है। तो v इक्वल टू क्या हो गया 150 सेंटीमीटर और u जहां पर रखी वस्तु को देखना चाहता है तो u इक्वल टू हो जाता है 25 सेंटीमीटर। और चूंकि दोनों ही, अब ये नेत्र है इस तरह से और यहाँ पर लेंस लगा हुआ है, तो वस्तु भी लेंस के पहले होगा और प्रतिबिंब भी लेंस के पहले होगा। तो दोनों ही स्थिति में v और u दोनों क्या होगा, माइनस होगा। तो दोनों माइनस होगा। और आपसे पूछ लिया गया f क्या होगा, तो इसके लिए आप लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू 1/v 1/-150 और माइनस 1/-25 और यहाँ से हो जाएगा 1/-150 प्लस 1/25 और यहाँ से हो जाएगा 1/25 माइनस 1/150। 150 हो गया एलसीएम, यहाँ से हो जाएगा 6 और यहाँ से हो जाएगा 1। क्या हो गया यहाँ से 5/150 1/f इक्वल टू, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 150/5 या कह लें 30 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का यदि वह उत्तल लेंस, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो उत्तल लेंस का उपयोग करेगा तो 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु वो आसानी से देख सकेगा, जिसके लिए निकट बिंदु आंख से 150 सेंटीमीटर है। तो ये पांचवें क्वेश्चन का दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है।
अब आइए छठवें क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखते हैं। छठवें क्वेश्चन में है कि स्थिर विद्युतिकी में गॉस का प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। गॉस के प्रमेय को लिखना है और उसको सिद्ध करना है। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इसी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 × 10⁻⁻12 कूलाम आवेश है। इसके वक्रपृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। इसके किसी समतल पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक सिलेंडर है इस तरह से, और इसके अंदर 17.7 × 10⁻⁻12 कूलाम चार्ज रखा गया है। और बताया गया है कि इस वक्र पृष्ठ, ये जो वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ से, तो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो है 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। और आपसे पूछा गया समतल पृष्ठ से, तो मान लेते हैं समतल पृष्ठ दो होते हैं, तो फाई यहाँ पर है और फाई यहाँ पर है, और वक्र पृष्ठ को मान लेते हैं फाई डैश। तो फाई प्लस फाई डैश संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो गॉस थ्योरम के अनुसार होता है फाई प्लस फाई डैश। ये संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया, वो होता है Q/ε0। और यहाँ से हो जाएगा 2 फाई प्लस फाई डैश इक्वल टू Q का मान 17.7 × 10⁻12 अपॉन ε0 8.85 × 10⁻12। ये हो गया। अब यहाँ से फाई डैश का मान हमारे पास है, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स 1.5, तो क्या हो गया 2 फाई प्लस 1.5 इक्वल टू, ये इससे कटेगा और ये होगा 2, तो क्या हो गया यहाँ से 2 फाई इक्वल टू 2 - 1.5, ये हो गया 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यहाँ से फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5/2 या 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हो गया प्रत्येक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई का मान। अब आइए सातवें क्वेश्चन में पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंसों के संयोजन के लिए फोकस दूरी का सूत्र निगमित कीजिए। यदि दूसरा लेंस समान फोकस दूरी का अवतल लेंस ले लिया जाए तब संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, ये ज्ञात कर लिखना है। एक उत्तल लेंस और एक समतल दर्पण। अब यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू हो जाता है। एक उत्तल लेंस और एक समतल दर्पण परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। लेंस पर आपतित समांतर किरण पुंज द्वारा अंतिम प्रतिबिंब लेंस के प्रकाश केंद्र पर बनता है। उपर्युक्त किरण आरेख बनाकर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने एक उत्तल लेंस है और एक समतल दर्पण है। इस तरह से उत्तल लेंस पर समांतर किरण पुंज इस तरह से चल रही है और इसके द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है ये इस लेंस के वक्रता केंद्र पर बन रहा है। तो पहले इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस लेंस के फोकस पर बनेगा। तो इस तरह से बनेगा, ये प्रतिबिंब बन गया। यानी O कहीं इनफिनिटी पर है जहां से प्रकाश की किरण समानांतर चल रही है और इस O का प्रतिबिंब I बन रहा है इस लेंस के फोकस पर F पर। अब ये जो I है इस समतल दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा और समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी रहती है। तो ये जो दूरी है इतनी ही दूरी पर यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा I डबल डैश। ये अब किरण आरेख बनाना है तो इसको आप इस तरह से बना सकते हैं। ये प्रकाश की किरण इस तरह से यहाँ से चली और यहाँ से परावर्तित हो गई। ये आपतित प्रकाश की किरण, ये परावर्तित प्रकाश की किरण। बिल्कुल इसी तरह से ये प्रकाश की किरण इस तरह से चली और ये परावर्तित हो गई इस तरह से। तो परावर्तित प्रकाश की किरण इस समतल दर्पण से जो प्रकाश की किरण परावर्तित हो रही है वो आगे जाकर के कहीं नहीं मिलने वाली है। तो इसको पीछे बढ़ाते हैं और पीछे यहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। तो ये हो गया हमारा किरण आरेख। और आपसे पूछा गया है कि इस लेंस की फोकस दूरी क्या है।
तो पहले तो हम उत्तल लेंस और समतल दर्पण के बीच की दूरी जानते हैं, ये क्या है 20 सेंटीमीटर। और मान लेते हैं लेंस की फोकस दूरी f है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये दूरी, ये f होगी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 20 माइनस एफ, तो ये हो गई 20 माइनस एफ। और जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये होगी, तो ये दूरी क्या होगी 20 माइनस एफ, ये भी दूरी हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर निकालें तो 20 माइनस एफ ये, 20 माइनस एफ ये और प्लस ये एफ, तो क्या हो गया लेंस से अंतिम प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी एफ प्लस ये दूरी 20 माइनस एफ प्लस ये दूरी 20 माइनस एफ, क्या हो जाएगा यहाँ से 20 20 40 और एक एफ से कटा माइनस एफ इक्वल टू। अब कहा जा रहा है कि इस लेंस की वक्रता केंद्र पर अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी वक्रता केंद्र के बराबर, तो इसको लिख देते हैं आर। और आर क्या होता है 2f होता है, तो 40 माइनस एफ इक्वल टू ट्वाइस एफ, और एफ को उधर ट्रांसफर कर दिए क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू थ्राइस एफ, या एफ इक्वल टू 40/3, या इसी को लिखेंगे 13.33 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर बन के आया। तो ये 7वें क्वेश्चन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहा। आइए अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। इसमें आपको दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाहिक कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन, किसी धारामापी को एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, आप इसको जानते हैं, शंट लगा करके परिवर्तित करते हैं। अगला है कि 20 माइक्रो एम्पियर प्रति डिवीजन सुग्राह्यता वाले धारामापी के पैमाने में 30 खाने हैं और इसका प्रतिरोध 20 ओम है, इसे 1 एम्पियर तक धारा मापने वाले एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। पहले तो सुग्राह्यता क्या है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। तो इस धारामापी का परास क्या होगा 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन में जितने खाने उसमें बने हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका परास निकल जाएगा। क्या लिखेंगे रेंज ऑफ एमीटर क्या हो जाएगा 20 माइक्रो एम्पियर गुणे 30 बराबर क्या हो जाएगा 60 माइक्रो एम्पियर। ये इसका परास हो गया और इसको आप लिखेंगे 60 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, यानी इसी को हम IG लिखते हैं। IG इक्वल टू 60 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, या लिख देंगे 6 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर। और आपसे पूछा गया कि इस एमीटर को 1 एम्पियर धारा मापने वाले एमीटर बदलना है, तो I क्या हो जाएगा 1 एम्पियर, और इस धारामापी का प्रतिरोध जो है वो G से लिखते हैं और इसका मान है 20 ओम। और आपसे पूछा गया है कि जो शंट लगाएंगे वो शंट का मान क्या होगा, तो क्या लिखते हैं इसके लिए S इक्वल टू IG बाई I माइनस IG इंटू G। तो क्या हो जाएगा यहाँ से IG का मान हो गया 6 इंटू 10⁻⁻5 अपान I1 माइनस 6 इंटू 10⁻⁵ इंटू G, और G का मान है 20 ओम। इसको जब आप हल करेंगे तो आएगा 0.012 ओम का शंट लगेगा, और ये शंट हमेशा धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए पैरेलल में जोड़ते हैं। तो क्या लिखेंगे इन पैरेलल। तो ये हमारा आंसर रहा, शंट का मान निकालना है और उसको आप जानते हैं कि पैरेलल में जोड़ते हैं तो इसको लिखना है। अब अगला सवाल आपके सामने है। तो सवाल इसमें है कि विभवमापी 1 वोल्टमीटर से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक विभवमापी के तार की लंबाई 200 सेंटीमीटर है, तो ये तार AB है, AB की लंबाई कितनी हो गई 200 सेंटीमीटर। प्रवाहित धारा 3 इंटू 10⁻² एम्पियर, प्रवाहित धारा I इक्वल टू 3 इंटू 10⁻² एम्पियर हो गया।
1.5 वोल्ट की 10 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल से संतुलन बिंदु 50 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो ये संतुलन बिंदु सी है और ये ए से लेकर के सी तक की दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। सेल से 1 वोल्टमीटर जोड़ने पर संतुलन बिंदु 49 सेंटीमीटर पर आ जाता है। इस सेल से एक और वोल्टमीटर जोड़ दिया जाता है इस तरह से, तो संतुलन बिंदु कहाँ आ जाता है? इस सी डैश पर आ जाता है और सी डैश का मान है 49 सेंटीमीटर। तो विभवमापी के तार का प्रतिरोध, वोल्टमीटर का प्रतिरोध एवं इसके पाठ्यांक की गणना करना है आपको। तो पहले आप विभवमापी के तार का प्रतिरोध मान लेते हैं R। क्या लिखिए? मान लिया विभवमापी के तार का प्रतिरोध R है। अब इस ए बी तार का प्रतिरोध R हो गया। अगर इसमें हम धारा से गुणा कर देते हैं तो इस ए और बी के बीच पोटेंशियल ड्रॉप मिलकर के आता है। क्या लिखेंगे कि ए बी के बीच विभव पतन या विभवांतर क्या हो जाएगा? I इंटू आर, और ये हो गया I का मान है 3 इंटू 10⁻² इंटू आर। ये हो गया हमारा ए बी के बीच का विभव पतन, जिसको हम लिखते हैं वी ए बी इक्वल टू इतना हो गया। अब विभव प्रवणता निकालनी हो तो विभव प्रवणता इक्वल टू क्या हो जाता है? क्या लिखेंगे? वी ए बी और बटा तार की लंबाई 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 3 इंटू 10⁻² इंटू आर बटा 200, और ये हल करेंगे आप तो आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁴ आर। ये हो गया विभव प्रवणता। अब जब इस सेल को लगा रहे हैं और इसका मान लेते हैं विद्युत वाहक बल ई है, तो इस सी पर उदासीन बिंदु मिलता है, यानी ए से सी तक जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही इस ई का मान होगा। तो ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ई इक्वल टू विभव प्रवणता गुणे ए सी की लंबाई। तो ई का मान आप जानते हैं 1.5 सवाल में दिया है, और विभव प्रवणता आप देख लिए 1.5 गुणे 10⁻⁴ इंटू आर, और इंटू ए सी की लंबाई क्या है? 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से R इक्वल टू आपके सामने आएगा 1.5 बटा 1.5 गुणे 10⁻⁴ गुणे 50 यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा हमारा? इससे कटेगा 10⁴ बटा 50, यहाँ से हो जाएगा 10,000 बटे 50, और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 200। ये R का मान आ गया 200, यानी इस ए बी तार का प्रतिरोध कितना हो गया? 200 ओम हो गया। अब ए और सी डैश, अब ए और सी डैश के बीच पोटेंशियल ड्रॉप देखते हैं। क्या लिखेंगे? ए सी डैश के बीच विभव पतन क्या हो जाएगा? विभव प्रवणता गुणे ए सी डैश की लंबाई, और ये होगा हमारे सामने विभव प्रवणता है 1.5 गुणे 10⁻⁴, और ए सी की लंबाई है 49, और ये हल करेंगे तो आएगा 1.47 वोल्ट, 1.47 वोल्ट। अब जब ये विभवमापी लगाया गया है तो विभवमापी का अपना एक प्रतिरोध होगा। विभवमापी की जगह उसके प्रतिरोध केवल दिखा रहे हैं, तो इस तरह से ये प्रतिरोध हो गया। तो ये विभवमापी का प्रतिरोध और सेल का आंतरिक प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और ऐसी स्थिति में इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो ई होगा, और विभवमापी के द्वारा जो विभवांतर मापा जाएगा वो इन दोनों के बीच का टर्मिनल विभवांतर होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या लिखते हैं कि E इक्वल टू V प्लस I इंटू आर। तो यहाँ से हमारे सामने होगा E इक्वल टू, ये V जो होगा वो इस वोल्ट मीटर के द्वारा मापा गया टर्मिनल विभवांतर होगा, और वो मान निकलेगा A से C डैश के बीच पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, और वो मान निकालें आप
1.47, तो क्या हो जाएगा 1.47 प्लस आई डैश का मान इस परिपथ से निकलेगा, इस परिपथ में ई बराबर आई डैश इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर डैश। कैपिटल आर डैश क्या है, इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है, और स्मॉल आर क्या है, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो यहां से आई डैश का मान हो जाएगा आई डैश इक्वल टू ई अपान स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर डैश। तो यहां से क्या हो जाएगा, ई अपान स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर डैश इंटू स्मॉल आर। अब इसको जब आप हल करेंगे तो होगा ई इक्वल टू 1.47 प्लस ई का मान 1.5 अपान स्मॉल आर 10 ओम प्लस कैपिटल आर डैश, और यहाँ से ई का मान 1.5 है, तो क्या हो जाएगा 1.5 इक्वल टू 1.47 प्लस 1.5 अपान 10 प्लस आर डैश। और इसको आप हल करेंगे तो 1.5 माइनस 1.47 इक्वल टू 1.5 अपान 10 प्लस आर डैश, ये हो जाएगा 0.03 इक्वल टू 1.5 अपान 10 प्लस आर डैश। यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस आर डैश इक्वल टू 1.5 अपान 0.03, और ये हो जाएगा 10 प्लस आर डैश इक्वल टू 1500/3 या 500। यहाँ से हो जाएगा आर डैश इक्वल टू 500 माइनस 10 बराबर 490। तो ये वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हो गया। तो इस तरह से हमने विभव मापी के तार की विभव प्रवणता को निकाला, इस पूरे तार के प्रतिरोध को निकाला, वोल्ट मीटर के प्रतिरोध को निकाला। तो ये हमारे 2022 में पूछे गए फिजिक्स संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसको हमने किया। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप अपने बोर्ड परीक्षा में किए गए क्वेश्चन का आकलन कर सकते हैं और अपना मूल्यांकन फिजिक्स में कर सकते हैं। तो इसी तरह के अन्य क्वेश्चन के साथ आपके बीच हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।